Hello guys, welcome to the lecture 4 of Electrostatics by Vidya Mandir classes and Outnet. My name is Jitin Gupta. Guys, इस लेक्चर के अंदर हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग की बात करेंगे क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूस ऑब्जेक्ट्स। कॉन्टिन्यूस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होते हैं। हमने कैटेगराइजेशन करी थी ऑब्जेक्ट्स की, लीनियर, सरफेस, वॉल्यूमेट्रिक। तो ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में करी थी। तो रिंग वाला पार्ट इज इन कॉन्टिन्यूशन विद दैट ओनली। फिर उसके बाद हम एक नए कंसेप्ट के बारे में और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे, विच इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे नेक्स्ट लेक्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देयर इज अ लॉ कॉल्ड गॉस लॉ, तो उसके लिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे, उसके बेसिक्स पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू यूनिफॉर्म फील्ड देखेंगे अलग अलग सर्फेसिस के थ्रू, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म फील्ड भी एक बार चेक करेंगे। तो गाइस लेट्स स्टार्ट। तो जो हमें पहला केस करना है गाइस वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। ना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे रिंग एक ली और रिंग के रेडियस हमें दे रखा है r, और रिंग के ऊपर चार्ज हमें दे रखा है q, और जो q चार्ज है उसको हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करा। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करने का क्या मतलब है, हमने लास्ट लेक्चर में भी बात करी थी। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करने का ये मतलब हुआ कि अगर मैं इस रिंग पे कहीं पे भी लेट से 1 mm का कट लेता हूँ और उसके ऊपर कुछ 1 माइक्रोकूलम का चार्ज मिलता है, तो इस रिंग पे अगर मैं कहीं पे भी रैंडमली 1 mm का कट लूंगा दूसरा, उसके ऊपर भी 1 माइक्रोकूलम का चार्ज आएगा। तो यहाँ पे जो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है अक्रॉस द लेंथ, सबके पास, हर एलिमेंट के पास इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज आ रहा है। ठीक है, तो हमें ये चीज पे फोकस करना है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है और फिर मुझसे कोई पूछता है कि वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर ऑफ द रिंग, कि ये अगर मैंने थोड़ा सा यहाँ पे मैग्नीफाई करके इस सेंटर की बात कर ली है, तो गाइस इस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है वो मुझे निकालना है। तो पहले तो जब भी कॉन्टिन्यूस ऑब्जेक्ट्स आते हैं मेरे दिमाग में सबसे पहले जो चीज आती है कि एलिमेंट्स में तोड़ देते हैं, तो एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं। नाउ गाइस रिंग के केस में जो एलिमेंट लिया जाता है वो कुछ ऐसा लिया जाता है, कुछ एक आर्क शेप्ड एलिमेंट होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखता हूँ, यहाँ से लेके ऐसा कुछ, एंड लेट मी जॉइन दिस, ऐसा कुछ। तो एक आर्क शेप्ड एलिमेंट ले रहे हैं, ठीक है, ये और ये। देखो अब इस डायग्राम के अंदर ये एलिमेंट बहुत बड़ा दिख रहा है, ठीक है, बट जब मैं एक्चुअली में लूंगा तो मैं इस रिंग को कुछ इनफाइनाइट हिस्सों में डिवाइड करूंगा। इनफाइनाइट हिस्सों में अगर मैं डिवाइड करूंगा तो हर हिस्से की जो लेंथ हो जाएगी वो बहुत छोटी हो जाएगी, और हर हिस्सा अगर एक आर्क है तो आर्क सेंटर पे कुछ एंगल बना रहा है, जैसे यहाँ पे कुछ आर्क ने एंगल बना रखा है सेंटर पे। तो ये जो एंगल होगा ये बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा। तो थीटा की जगह हम इसको लिख देते हैं डी थीटा, द स्मॉल अमाउंट ऑफ एंगल एक्सटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर। एंड फिर अगर ये इसका रेडियस आर है गाइस, तो आई होप सबको ये रिलेशन पता है कि आर्क लेंथ, और इसको मैं कुछ, क्योंकि लेंथ है यहाँ पे तो कुछ ऐसा मार्क कर रहा हूँ कि ये जो आर्क लेंथ है यहाँ पे डीएल, डीएल इज इक्वल टू बेसिकली, अच्छा गाइस आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है रेडियस times the angle extended by r at center। जो भी रेडियस है टाइम्स जो भी वो आर्क सेंटर पे एंगल एक्सटेंड कर रही है, उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हमारी आर्क लेंथ हो जाती है। तो इसको मैं अगर लिखना चाहूंगा, अब मैं प्रॉपर्ली लिख देता हूँ, दिस इंप्लाइज आर्क लेंथ dl इज इक्वल टू r टाइम्स डी थीटा। डी थीटा ही वो एंगल है जो ये आर्क सेंटर पे एक्सटेंड कर रही होगा, बहुत छोटा एंगल होगा। ओके, लिख भी लेते हैं अगर कहीं लिखना हो कि डी थीटा इज द एंगल एक्सटेंडेड बाय द स्मॉल आर्क, या फिर इसको मैं बोल देता हूँ डिफरेंशियली स्मॉल आर्क, डिफरेंशियल आर्क एट सेंटर। तो डिफरेंशियल बेसिकली बहुत छोटा अगर हम बात करें। अच्छा, इसके ऊपर चार्ज कितना होगा इस फर्स्ट, अगर मुझे यहाँ पे और प्रॉपर्टीज लिखना हो तो प्रॉपर्टीज में मैं ये लिख सकता हूँ, एक चीज हमने जो बात करी थी लैम्डा, विच इज चार्ज पर यूनिट
लेंथ, तो यहाँ पे जो चार्ज पर यूनिट लेंथ हुई, चार्ज मैंने दिया Q, और क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करा है तो मैं चार्ज बोल सकता हूँ टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल लेंथ। और यहाँ पे जो टोटल लेंथ है इसकी रिंग की, R नहीं है, इसका सरकमफेरेंस रिंग है। इसको रिंग को अगर मैं काट के फ्लैट करके रखूंगा तो एक रॉड बन जाएगी। उस रॉड की जो लेंथ होगी वो हो जाएगी 2 पाई। तो यहाँ पे चार्ज पर यूनिट। तो यहाँ पे मैं और प्रॉपर्टीज की बात कर सकता हूँ कि दिस इंप्लाइज व्हाट इज द चार्ज ऑन दिस एलिमेंट। नाउ चार्ज हमेशा क्या होता है गाइस, चार्ज पर यूनिट लेंथ टाइम्स दी लेंथ। तो इस एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज आ जाएगा डी क्यू हो जाएगा लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख रखी है, तो मैं इसको बार बार यूज नहीं करूंगा, लैम्डा की फॉर्म में ही रखना चाहता हूँ, छोटा रहेगा, कॉम्पैक्ट रहेगा। और डीएल इज आर डी थी। तो अब एक एलिमेंट मिल गया है मुझे जिसके ऊपर कुछ डी क्यू चार्ज है, एंड इस डी क्यू एलिमेंट की वजह से यहाँ पे इस डी क्यू चार्ज की वजह से सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक, सॉरी, इस एलिमेंट की वजह से सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी डी क्यू की वजह से, उसको बोल देते हैं डीई। डीई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंट एट द सेंटर ऑफ रिंग। इस एलिमेंट की वजह से सेंटर ऑफ द रिंग पे अगर मुझे लिखना हो तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि दैट विल बी इक्वल टू डीई। और गाइस अगर, क्योंकि बहुत छोटा एलिमेंट है तो इसको मैं एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकता हूँ, और पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला हमें पता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा के इंटू चार्ज ऑन द एलिमेंट डी क्यू, और इसका डिस्टेंस कितना है यहाँ से, ये यहाँ पे इस पॉइंट पे निकालना है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, रेडियस के बराबर, दिस विल बी आर स्क्वायर। और ये अगर मैं पुट कर दूंगा दैट विल बी के लैम्डा आर डी थीटा, क्योंकि हमने चार्ज की वैल्यू लिखी थी, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये आ जाएगा मेरे पास। ऑलराइट, अब एक और पेज ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको कॉपी करके लेके आता हूँ। तो गाइस हमने लिख तो लिया इतना सब कुछ, बट यहाँ पे एक बहुत अमेजिंग सी चीज देखने वाली है कि अगर ये एलिमेंट है यहाँ पे, और इस एलिमेंट की वजह से अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड है ई यहाँ पे, ऑलराइट, ऐसा कुछ, सॉरी ई नहीं डी, क्योंकि बहुत छोटा एलिमेंट था उसकी वजह से छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मैग्नीट्यूड हमने यहाँ पे लिख दिया। और वो अवे, क्योंकि पॉइंट चार्ज है तो इससे रेडियली अवे होगा, मैं पॉजिटिव चार्ज अज्यूम करके ही कर रहा हूँ सारा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे ये रेडियली अवे आ रही है। अब इसी रिंग की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, और इसी रिंग के ऊपर एक और एलिमेंट लेते हैं, तो अगर यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि ये कुछ था एलिमेंट 1, ताकि हम आराम से बात कर सकें, तो इसका मैं एक और डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट ले सकता हूँ। यहाँ पे एक एलिमेंट ले सकता हूँ, ऐसे ही कुछ यहाँ पे एक एलिमेंट ले लिया, ठीक है। और ये मेरा सपोजिटली सेंटर है। यहाँ पे अगर मैं इसको देखता हूँ, ये भी अगर सेम ही बिल्कुल सेम साइज का एलिमेंट है गाइस, और एक, तो फिर से सेम साइज है तो सेम चार्ज पर यूनिट लेते हैं, तो सेम चार्ज आ जाएगा, तो इसके ऊपर भी डीक्यू चार्ज आ जाएगा, और डीक्यू चार्ज आएगा, इसका भी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर सेम है आर, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी वो ध्यान से देखेंगे तो इस डायरेक्शन में आ जाएगी, बट सेम मैग्नीट्यूड की डी। अगर इस एलिमेंट 2 की हम बात करते हैं, यहाँ से यहाँ वाला जो एलिमेंट है, यहाँ पे जो मैंने एलिमेंट लिया होगा ये एलिमेंट 2, तो यहाँ पे मैं कुछ कहानी से लिख देता हूँ कि एलिमेंट 1 एंड एलिमेंट 2 आर सिमेट्रिकली ऑपोजिट, एक दूसरे की मिरर इमेज है इन द हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर ध्यान से सोचो तो आर सिमेट्रिकली ऑपोजिट एंड their electric fields their electric fields cancel each other out। और यहीं पे कंटिन्यूशन में एक और चीज लिख लेते हैं गाइस,
कि for any element on the ring, I can find, या we can find, हम सब मिलके we can find another element. We can always find, यहाँ पे लिखना चाहिए, we can always find another element which cancels out its electric field, which implies कि the net electric field at the center of the ring is 0. तो गाइस मैंने लिख तो दिया बट जल्दी से एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि जैसे मेरे को एक एलिमेंट ये था, इसका सिमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट मिला जिनकी इलेक्ट्रिक फील्ड्स, मतलब इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड मिलके एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे. लेट से कहीं और ले लेता हूँ, लेट से यहाँ पे ले लिया मैंने एलिमेंट, यहाँ पे ले लिया. तो गाइस आई होप यू कैन इमेजिन कि यहाँ पे लूंगा तो यहाँ पे फिर इसकी जो ये वाली होगी इमेज यहाँ पे, राइट, एक सिमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट, और इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट हो जाएगी. अगर मैं यहाँ पे लूंगा कोई तो फिर उसी लाइन के अलॉन्ग, उसी के डायमेट्रिकली ऑपोजिट जो पॉइंट होगा, जो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट यहाँ पे है, उसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इन दोनों की ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, इक्वल मैग्नीट्यूड की. तो आई होप यू कैन रियलाइज कि मैं रिंग पे, आधी रिंग पे जितने एलिमेंट्स हैं उनको नीचे वाली आधी रिंग पे हमेशा पेयर कर पाऊंगा, ताकि ऊपर वाली रिंग के एलिमेंट्स और नीचे वाली रिंग के एलिमेंट्स एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट कर दे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे 0 आ जाए. तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि दी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे वैसे तो लिख दिया है मैंने, स्टिल इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग is 0. It is going out to be 0. So I hope guys ये सारी चीजें क्लियर है, सिमेट्री आर्ग्यूमेंट क्लियर है, सिमेट्री वाली बात क्लियर है, और यहाँ पे जो हमने प्रॉपर्टीज लिखी थी, जो इस रिंग के लिए हमने प्रॉपर्टीज लिखी थी, यहाँ पे देख लो एक बार कि लैम्डा, ऑलराइट, लेंथ कितनी है, आर्क लेंथ कितनी होती है, ठीक है. तो ये सारी चीजें भी हमें सीखने को मिली है, आर्क लेंथ इन टर्म्स ऑफ एंगल एंड रेडियस, और फिर उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना किसी पॉइंट पे. तो ये सारी चीजें हमें आनी चाहिए, ठीक है. ये बेसिक्स है, इनको स्ट्रॉन्ग करना है. ऑलराइट, अगर अब ये वाला चीज हमारी स्ट्रॉन्ग हो गई तो हम थोड़ा सा एक लेवल आगे जाते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दी एक्सिस ऑफ द रिंग बात करते हैं कि सेंटर तो ये रहा, सेंटर पे नहीं निकालनी, इसकी एक्सिस है रिंग की, उस पे कोई एक पॉइंट पी है एक्स डिस्टेंस अवे, उस एलिमेंट, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना. इसके लिए हम क्या कर सकते हैं गाइस कि सबसे पहले तो, क्योंकि रिंग अगेन कॉन्टिन्यूस एलिमेंट है, तो हमें फिर से वही स्टेप्स फॉलो करने की, पहले उसको काटेंगे, बहुत सारे एलिमेंट्स में तोड़ेंगे. यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट ले लिया, यहाँ पे, एंड इस एलिमेंट की वजह से अगर मुझे देखना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, क्योंकि मैंने इसको चार्ज दे रखा है गाइस, ठीक है, आई हैव गिवन इट चार्ज Q, और वो मैंने यूनिफॉर्मली दिया है. तो फिर से ये सारी चीजें लिख सकता हूँ कि यहाँ लैम्डा इज इक्वल टू Q बाई 2πr एंड सो ऑन, ठीक है, बट अभी जरूरत नहीं पड़ेगी. मैं बोलूँ कि यहाँ पे टॉप पे मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, लेट मी यूज अनदर कलर यहाँ पे. गाइस आई होप यू कैन सी द एलिमेंट. ऑलराइट, नाउ इस एलिमेंट की बात करते हैं. इस एलिमेंट की वजह से जो P पॉइंट है, अगर इस एलिमेंट पे कुछ चार्ज मान लेते हैं कि इस एलिमेंट पे कुछ dq चार्ज, तो इस एलिमेंट की वजह से यहाँ इस पॉइंट P पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इस लाइन के अलॉन्ग आएगी, एंड मैंने वो आगे को कुछ एक्सटेंड कर देता हूँ, तो कुछ इस डायरेक्शन में आएगी, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देते हैं डी. और क्योंकि हमने पहले भी बात करी थी ये सारी कि ये एलिमेंट है और इसकी वजह से ये क्यों इतना छोटा है, इसको मैं पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकता हूँ. तो पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करते हुए मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लिख सकता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे देखना पड़ेगा इसका डिस्टेंस कितना है. तो पहले डिस्टेंस देखने के लिए ट्राइंगल विजुलाइज करना पड़ेगा कि ये सेंटर था, यहाँ पे एलिमेंट था, और ये डिस्टेंस x था, ये r था. तो ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ पे,
जो एलिमेंट से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस है वो पाइथागोरस थ्योरम से क्लियर होना चाहिए इसकी, दैट इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, और यहाँ पे ये एंगल थीटा मान लो, ठीक है, कि ये वाला जो एंगल यहाँ पे, आई होप ये क्लियर ना। डीई की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ उस एलिमेंट की वजह से, सिर्फ उस एक एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो हो जाएगी के टाइम्स उसके ऊपर जो भी चार्ज है डिवाइड बाय जो भी सेपरेशन है उस एलिमेंट और उसके बीच में उसका स्क्वायर, तो वो आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक, तो ये मेरे पास सिर्फ एक एलिमेंट की वजह से आ गई है कि लिख भी लेते हैं मे बी, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन एलिमेंट on the ring at point P, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन एलिमेंट ऑन द रिंग एट पॉइंट P। तो ये सारी चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए। बट अब दिक्कत क्या है कि गाइस जैसे जैसे मैं एलिमेंट चेंज करूंगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन चेंज करेंगे, कि अगर मैं यहाँ पे कोई एलिमेंट देखता हूँ तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी सी और टेढ़ी हो जाएगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा ताकि मुझे वेक्टर सम ना करना पड़े, एल्जेब्रिक सम मतलब स्केलर्स को ऐड करना। तो यहाँ पे बहुत जो सिंपल सा जुगाड़ है इस केस में हम क्या करते हैं, फिर से सिमेट्री एक्सप्लॉइट करते हैं कि ये जो एलिमेंट है इसका हमेशा ही सिमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट होता है यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल नीचे वाला, सबसे ऊपर वाला लिया और सबसे नीचे वाला लिया, और फिर इन दोनों को देखा कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो सबसे नीचे वाला है, वो इस ब्लू लाइन के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, इसको बोल देते हैं डीई। एंड गाइस क्योंकि सिमेट्री है, वो ऊपर वाला और नीचे वाले का डिस्टेंस सेम है, वो भी नीचे को आ रहा है ये भी नीचे को आ रहा है, तो आई होप ये भी समझ आ रहा है कि ये एंगल भी यहाँ पे थीटा होकर ऊपर वाला एंगल। एंड अब हमारे पास कुछ अमेजिंग आ गया कि देखो अगर मैं इन दो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स की बात करता हूँ, इनको अगर मैं कॉपी करके अलग से लिख भी लेता हूँ कि मेरे पास जो आएगा इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा, सिर्फ मैं इन दोनों एलिमेंट्स की वो देख रहा हूँ, और मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे कि अगर ऊपर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में लेता हूँ तो उसको अगर मैं रिजोल्व करूंगा यहाँ पे, तो उसको रिजोल्व करने में एक कंपोनेंट यहाँ पे आ जाएगा डीई कॉस थीटा, क्योंकि गाइस अगर यहाँ पे देख सकते हो अगर ये एंगल थीटा है, यहाँ पे ये वाला एंगल थीटा है, तो फिर मतलब ये वाला एंगल भी थीटा होगा, यहाँ पे इसका जो एंगल है विद दी हॉरिजॉन्टल, सिमिलरली ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये एंगल थीटा है, तो ये एलिमेंट सॉरी इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो डी कॉस थीटा हो जाएगा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो डीई साइन थीटा हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं ये नीचे वाला इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लेता हूँ और इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखता हूँ, तो इसकी एक तो कंपोनेंट आ जाएगा यहाँ पे डीई कॉस थीटा, और एक वर्टिकली डाउनवर्ड कंपोनेंट आ जाएगा गाइस डीई साइन। एंड आई होप ये दिख रहा है, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि वी कैन क्लियरली सी, यहाँ पे मैं कि वी कैन क्लियरली सी दैट the vertical components, vertical components of these two electric field, of these two electric field vectors cancel out, कि ये और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो गाइस जो चीज रिमेन कर रही है, जो बच रही है, वो बेसिकली कौन सा कंपोनेंट है जो इवेंचुअली ऐड होगा और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, वो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है अलोंग द एक्सिस वाला कंपोनेंट। वी कैन से कि एज the electric field vectors of diametrically, जो डायमीटर के एग्जैक्टली ऑपोजिट है, एक डायमीटर के अलोंग जो दो एलिमेंट होते हैं, so the electric field vectors of diametrically opposite elements cancel each other out
as the electric field vectors of the diametrically opposite elements cancel each other out, then electric field vectors of diametrically opposite cancel each other out नहीं guys, get their perpendicular to axis components, perpendicular to axis components cancelled out. ये जो एक्सिस के परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट थे वही तो कैंसिल आउट हो रहे हैं ना गाइस, तो जो एक्सिस के परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट कैंसिल आउट हो रहे हैं और जो अलोंग द एक्सिस वाले कंपोनेंट्स है वो ऐड हो रहे हैं, तो मैं सीधे लिख सकता हूँ कि द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द एक्सिस ओनली। तो बस मुझे पता लग गया कि जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाली है वो सिर्फ एक्सिस के अलोंग होने वाली है, तो सिर्फ उन्हीं कंपोनेंट्स पे फोकस करो जो अलोंग द एक्सिस है, उन्हीं को ऐड करते जाओ, कि हर एलिमेंट पे जाओ उसका अलोंग द एक्सिस कंपोनेंट देखो और फिर उन सबको ऐड कर लो, तो तुम्हारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस आता है। तो बस यही हम करने वाले हैं कि किसी भी एक एलिमेंट का जो अलोंग द एक्सिस की DE cos थीटा is the electric field of an element along the axis, बस इनको ऐड कर लो, इन सबको ऐड कर लो, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी that will be just sum of all these components, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि that will be DE की वैल्यू गाइस मैंने पहले ही लिख ली थी, तो that will be equal to K dq divided by r square plus x square into, अब cos थीटा की वैल्यू देखते हैं गाइस, जिसको cos थीटा की वैल्यू क्लियर नहीं है मैं यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बना दूंगा कि ये मेरा डायग्राम था, इफ यू रिमेंबर दैट, और ये थीटा था, ये थीटा था, ये x था, ये r था, और ये अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर था। तो इसके अंदर cos थीटा गाइस क्लियरली दिख रहा है, cos थीटा इसमें ये व्हाइट कलर से लिख देता हूँ, दैट इज x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x। एंड गाइस यहाँ पे एक और अमेजिंग चीज हो रही है कि जैसे यहाँ पे जब मेरे को ये इंटीग्रेशन परफॉर्म करनी है और मैं जब रिंग के ऊपर देखता हूँ एंड रिंग के ऊपर मैं एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट से तीसरे से चौथे पे जाता हूँ, तो एक तो रेडियस ऑफ द रिंग चेंज नहीं हो रहा है, एक इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर भी x ही रह रहा है ना, वो तो चेंज नहीं हो रहा है, इसके लिए भी x है, इसके लिए भी x है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि यहाँ पे k x ये पूरी चीजें कांस्टेंट है, और द ओनली थिंग दैट यू हैव टू इंटीग्रेट इज the only thing that you have to integrate is this dq। तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि E net is equal to k x बाहर आ जाएगा गाइस, और यहाँ पे रेस टू पावर 1 है r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और यहाँ पे रेस टू पावर 1/2, तो 1 + 1/2 is 3/2, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेस टू पावर 3/2 इनटू इंटीग्रल dq। बस dq क्या है, एक एलिमेंट पे चार्ज है, और उसको फिर हम पूरी रिंग के ऊपर ऐड करते चले जाएंगे, क्योंकि ये हम पूरा जो इंटीग्रेशन कर रहे थे ये पूरी रिंग पे कर रहे थे, हर एलिमेंट के हर रिंग पे हर एलिमेंट के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस निकाल के ऐड कर रहे थे। तो ये पूरा जो इंटीग्रल है दिस इज गोइंग टू हैपन अलोंग द एंटायर रिंग। तो यहाँ पे इसको सर्कल बना देंगे पूरा और रिंग नीचे लिख दिया, तो ये क्या आ जाएगा, हर एलिमेंट पे अगर मैं चार्ज ऐड करता चला जाऊंगा तो मेरे पास टोटल चार्ज ऑन द रिंग आ जाएगा ना, जो हमें पता है कितना है, कैपिटल। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा कि फाइनल आंसर कि इलेक्ट्रिक फील्ड, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग इज k, और ये q आ जाएगा, तो दैट विल बी kqx डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 3/2। That is something that you have to, again, this is a very important result and this is something that we have to memorize, ये हमें याद रखना। ऑलराइट, ठीक है, तो गाइस आई होप ये डेरिवेशन क्लियर है यहाँ पे, और ये रिजल्ट भी याद रखना है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, एंड आई होप वो सिमेट्री वाला जो एनालिसिस है वो भी क्लियर है। तो मूविंग ऑन, नाउ नेक्स्ट चीज जो हमें निकालनी है गाइस, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, कि कौन कौन से पॉइंट्स है एक्सिस पे जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। तो यहाँ पे
फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं एक्सप्रेशन लिखता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग वाज, अच्छा एक चीज मैंने नहीं शो करी यहाँ पे, मैं कर देता हूँ यहाँ पे इसी इसमें, कि ये जो P था, इस P पॉइंट पे जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया उसका मैग्नीट्यूड तो मैंने लिख दिया, अभी मैं E से रिप्रेजेंट कर देता हूँ उसको। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज E और डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस। अगर Q पॉजिटिव है, यहाँ पे Q ये यूनिफॉर्म है, पॉजिटिव है, तो E अवे होगा, और अगर E नेगेटिव, Q नेगेटिव है, तो ये E टुवर्ड्स द सेंटर होगा। आई होप ये भी चीज क्लियर है। ठीक है, तो वो तो अमेजिंग। और यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है E का, दैट इज KQX डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर रेज टू पावर 3। तो गाइस जब भी हमें मैक्सिमा या मिनिमा निकालना होता है किसी भी पॉइंट, मतलब किसी भी चीज का विद रिस्पेक्ट टू समथिंग एल्स, यहाँ पे मैं x चेंज करके e की मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, तो स्टेप 1 विल बी फाइंड de by dx to find maxima। यहाँ पे बोला हूँ कि to find maxima find de by dx, एंड सेकंड स्टेप मेरा जो होगा कि फाइंड पॉइंट्स वेयर de by dx is 0, और जहां पे हमारा de by dx 0 होगा वहां पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड या तो मैक्सिमम या मिनिमम होगी, बट हम वो देख लेंगे 2 मिनट में, मैक्सिमम या मिनिमम वाली बात। बट देखते हैं कि पहले कौन कौन से पॉइंट्स है जहाँ पे फील्ड मैक्सिमम या मिनिमम हो सकती है। ऑलराइट, पहले उसकी बात करते हैं। नाउ यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को देख रहा हूँ, उसको मैं डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। लेट्स डू दैट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ de by dx, तो हमें ये चीज करनी है। तो de by dx की वैल्यू पहले तो x को डिफरेंशिएट कर देते हैं यहाँ पे, या फिर गाइस इफ यू आर कंफर्टेबल क्वेश्चन रूल भी लगा सकते हो, बट मैं चाह रहा हूँ कि अलग अलग डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, लेट्स अप्लाई द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन टूल से आ जाएगा, के क्यू तो कांस्टेंट है तो उसको अलग ही रखना है, बाहर ही रखना है। तो पहले मैंने एक्स को डिफरेंशिएट कर दिया और ये आ जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन टूल सबको पता है, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे कि डी बाई dx of u divided by v, अगर ये नहीं क्लियर है तो दैट इज v du by dx माइनस u dv by dx डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। ऑलराइट, तो ये चीज मैं कुछ करने वाला हूँ। तो मैं डिनोमिनेटर को v ले रहा हूँ, न्यूमिनेटर को ले रहा हूँ, तो हमारे यहाँ पे u इज x एंड v इज this। इसको करते हैं। तो जब मैं पहले v को कॉन्सेंट रख के आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 और u को डिफरेंशिएट कर देंगे, विद रिस्पेक्ट टू x ही कर रहे हैं गाइस, तो वो तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, एंड फिर नेक्स्ट चीज हम क्या कर रहे हैं कि x माइनस ऑफ x को कॉन्सेंट रख के फिर इस चीज को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और जब मैं इस चीज को डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा, पहले तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो आएगा 3/2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि मेरे पास स्पेस खत्म हो जाएगा, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे गोइंग टू यूज दिस, इसको छोटा कर लूंगा, कलर भी चेंज कर देते हैं ताकि मर्ज ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करा 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर चेन रूल लगा के अंदर गए, दैट इज 2x होल डिवाइडेड बाय, और फिर इसका स्क्वायर, दैट इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर। एंड गाइस अब अगर मैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 1/2 आए, ऑलराइट, क्योंकि 3/2 माइनस 1 विल बी 1/2। तो अब मैं यहाँ पे बस इसको 0 पुट कर दूंगा, बट थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि de by dx इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3, और फिर ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 माइनस, यहाँ पे गाइस 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 1/2।
आई हैड, इसको मैं एक बार हटा देता हूँ यहाँ से। और अब गाइस यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हम कॉमन निकाल सकते हैं, और फिर मैं थोड़ा सा और लास्ट स्टेप, बस आई नो इट्स गेटिंग कंफ्यूजिंग, थोड़ा सा मैथमेटिकली थोड़ा सा हेवी हो जाता है, तो गाइस हम डर जाते हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिंपल डेरिवेटिव है हमारे पास, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप भी कर रहा हूँ ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। और जब मैंने इसको कॉमन ले लिया गाइस, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 1/2, तो यहाँ पर तो सिर्फ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बच जाएगा पहली वाली टर्म में, तो बच जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और दूसरी टर्म में बस -3x स्क्वायर बचेगा। एंड इस चीज को अभी मुझे जीरो करना है, टू फाइंड द पॉइंट। तो ये चीज तो नॉन जीरो है ही, इसमें हमें कोई टेंशन लेनी है, इसको जीरो करना है, तो दिस विल बी जीरो जब मेरे पास आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, या फिर आई होप सब सीधा आंसर लिख सकते हैं, दैट इज प्लस माइनस आर बाय रूट। ऑलराइट गाइस, तो मुझे ये पॉइंट्स मिल गए हैं जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड या तो मैक्सिमम या मिनिमम हो सकती है। तो गाइस मुझे पता है कि अगर मैं सेंटर ऑफ द रिंग पे देख रहा हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, जब मैं इन्फिनिटी पे देख रहा हूँ तो फील्ड जीरो है, क्योंकि मैं इनफाइनाइट डिस्टेंस से लगा रहा हूँ सारे चार्ज से जो उसपे है, तो फिर तो उसका इन्फ्लुएंस इन्फिनिटी पे तो जीरो ही हो जाएगा। तो मैं एक पॉइंट पे हूँ जहां पे वैल्यू जीरो है, दूसरे पॉइंट पे हूँ जहां पे वैल्यू जीरो है, और बीच में मुझे पता है कि कुछ फाइनाइट वैल्यू है, जीरो नहीं है, जीरो से ग्रेटर वैल्यू। तो ये जो ग्राफ दिखेगा वो कैसे दिखना चाहिए कि जीरो से बड़ा बड़ा कुछ वैल्यू ली और फिर वापस घट के जीरो आना है ना, तो जब वो बढ़ के नीचे आ रहा है तो मतलब बीच में कहीं ना कहीं मैक्सिमम वैल्यू ले रहा होगा, और वो मुझे दिख रहा है कि इन पॉइंट्स पे ले रहा होगा। तो ये वाले पॉइंट्स हैं, मेरे को विदाउट चेकिंग इट, विदाउट यूजिंग कैलकुलस मुझे पता है कि दीज आर द पॉइंट्स, यहाँ पे लिख देते हैं, दीज आर द पॉइंट्स where electric field is maximum on the ring. Maximum on the axis. तो ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए। और यहाँ पे मैंने जो पहले से ही ड्रॉ करके रखा हुआ था ग्राफ, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ, यहाँ पे लिखना भी हो कि ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। ठीक है, तो मुझे अगर यहाँ पे देखना हो तो ये मेरी रिंग है, और ये जो मैंने पहले से वो कॉपी, यहाँ पे ये सेंटर है और यहाँ पे कुछ ऐसा ऐसा इमेजिन कर रहा हूँ। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन, कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड है जीरो, एंड गाइस मैक्सिमम यहाँ पे जो पीक्स दिख रही हैं, देखो यहाँ पे नेगेटिव है इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव साइन हमने पहली बात कही थी, इट इज जस्ट टेलिंग अस द डायरेक्शन कि इस रिंग पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इस इन सारे पॉइंट्स पे फील्ड लेफ्ट होगी, इन सारे पॉइंट्स पे फील्ड राइट होगी। तो यहाँ पे अगर मैंने राइट हैंड साइड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, राइट हैंड साइड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, तो राइट साइड वाली फील्ड्स को पॉजिटिव लूंगा और लेफ्ट साइड वाली फील्ड को नेगेटिव लूंगा। तो ये दोनों पॉइंट्स पे फील्ड मैक्सिमम है। कौन कौन से पॉइंट्स पे? x इज इक्वल टू प्लस आर बाय रूट टू, और एक और ये पॉइंट आ गया है x इज इक्वल टू माइनस आर बाय। तो दीज आर द टू पॉइंट्स जहां पे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम। इज दिस क्लियर गाइस? तो दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू आल्सो रिमेंबर। ये जो चीज है, ये जो ग्राफ है, दिस इज समथिंग आल्सो दैट वी हैव टू मेमोराइज। ठीक है, तो आई होप all of this is clear. Electric field on the axis is clear. Electric field maximum कहाँ पे clear है? Now we have to go and jump to the new topic of electroflux. Electric flux की बात करते हैं guys. तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात कर रहे थे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा क्या है बेसिकली, अगर मैं बात करना चाहूँ, इट इज बेसिकली द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, passing through a surface, passing through a surface। कि कोई एक सरफेस है और उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम थोड़ा सा अगर रफली इमेजिन करना चाहेंगे कि हाँ यार देखो
यहाँ पे अब हम कंपैरेटिव एनालिसिस ही कर सकते हैं कि दो सरफेसेस हैं, एक जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, एक जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। वहां पे हम देखना चाह रहे हैं कि हाँ इस सरफेस के थ्रू कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है, क्या कर रहा है। तो हम बोलेंगे क्या, उसको हम मेजर करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स से, कि बाय मेजरिंग दी sort of not exactly but sort of measuring the electric field lines passing through the surface। और इसका तरीका क्या है, देखो पहले तो एक बार देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स एज अ फिजिकल क्वांटिटी। ये जो क्वांटिटी है उसकी बात करें, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है गाइस मेरे पास इस रीजन के अंदर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड राइट को जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड आर टुवर्ड्स राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताना चाहिए गाइस। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तब की इलेक्ट्रिक फील्ड सारी की सारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, all electric field lines are pointing in the same direction, pointing in the same direction, and they are evenly spaced। कि मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस सारे सेम है और सारी राइट को पॉइंट कर रही हैं। तो हमें पता है कि गैप बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें बताता है मैग्नीट्यूड। तो अगर गैप सेम ही रह रहा है तो मतलब हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम। तो सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या बोलते हैं गाइस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट को है, और इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर एक एरिया है, फ्लैट सरफेस है, एरिया है। ठीक है, तो मेरे पास क्या की कंडीशन है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, एरिया इज फ्लैट, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एरिया के परपेंडिकुलर है। उस केस में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स नाम की एक चीज डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स नाम की चीज डिफाइन करते हैं, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एंड ये हो जाएगा E टाइम्स ए, इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स एरिया। अगर ये तीनों कंडीशन मीट कर रही हैं तो ओनली इन दैट केस, ये जो डायग्राम शो है सिर्फ उसके लिए। और अब ये चीज कैसे कैप्चर करा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे देखो, अगर कहीं मैंने थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया तो इनके बीच की पैकिंग कम हो जाएगी और ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड्स फिर इस एरिया के थ्रू पास कर पाएगी। तो अगर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इसके थ्रू फिर ज्यादा फील्ड लाइंस बढ़ेंगी, तो फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो ये फ्लक्स बढ़ेगा, तो मेरा जो मेजर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का वो बढ़ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को सेम रखता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड को सेम रखा बट जो एरिया है उसको बढ़ा दिया ना, एरिया को बढ़ाने से क्या होगा गाइस, एरिया बढ़ा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की स्पेसिंग सेम है, तो एरिया बढ़ने से और ज्यादा फील्ड लाइंस पास कर रही है इसके थ्रू, तो एरिया बढ़ाने से भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ रहे हैं। तो हमने सोचा कि यार दोनों का प्रोडक्ट ही डिफाइन कर देते हैं ना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने से फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं और एक एरिया बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ रही है। इन दोनों का प्रोडक्ट हमने बता दिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये मेजर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। ऑलराइट, तो अब बट पूरी दुनिया में जब भी हम सारे केसेस करेंगे तो सारे ऐसे सिंपल केसेस नहीं हो सकते ना गाइस कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और एरिया फ्लैट है। तो हमें कुछ थोड़ा सा और फंडेबाजी करनी पड़ेगी यहाँ पे, कि अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ही है, सरफेस फ्लैट ही है, कि पहले दो पॉइंट्स हैं उनको तो हमने मान लिया कि हाँ ये चीज तो है, बट ये नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है, तो उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस को भी मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करना, मैंने 3D और 2D व्यूज पैरेलली में एक दूसरे के सामने ड्रॉ कर दिए हैं। और तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं और ये जो फ्लैट सरफेस है ये इसके परपेंडिकुलर नहीं है इलेक्ट्रिक लाइंस की। अगर मैं 2D में देख रहा हूँ यहाँ पे तो अगर आप नोट भी कर रहे हो तो ये वाले डायग्राम ड्रॉ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस राइट को है और ऐसे है हमारा एरिया, इट इज नॉट परपेंडिकुलर, it is not perpendicular to the field lines, it is at some angle। तो फिर हम यहाँ पे फिर से जुगाड़ लगाते हैं कि यार इस एरिया के थ्रू, इस सरफेस, ये वाली जो सरफेस है इसके थ्रू कितना फ्लक्स, कितनी फील्ड लाइंस गुजर रही हैं वो थोड़ा देखने, और यहाँ पे हम जुगाड़ के लगाते हैं कि देखो अगर ये सरफेस है तो मैंने क्या करा, इसकी शैडो ले ली, जो वर्टिकल प्लेन थी, वर्टिकल प्लेन जो परपेंडिकुलर थी फील्ड लाइंस की, उस पे इसकी शैडो ले ली, ये वाली जो ये आ रही है मेरी, यहाँ पे एक शैडो ले ली। और मैंने बोला कि देखो यहाँ पे अब ध्यान से देखना, ये जो
मैंने 2D के अंदर ये शैडो वाला पार्ट ड्रॉ करा है। 2D के अंदर ये प्लेन है, प्लेन का साइड व्यू देखूंगा तो गाइस एक लाइन ही दिखेगी ना, बट अंदर को इसका पूरा प्लेन का सरफेस है। ऑलराइट, बोर्ड के अंदर या स्क्रीन के अंदर या जहां पे भी आप देख लो उसके अंदर इसका एरिया, तो इसका एरिया ए है। एंड ये वाली जो सरफेस है अपनी, ये वाली जो सरफेस, ये जो रेड के अंदर दिख रही है, इसकी शैडो है ऑन दी वर्टिकल प्लेन, इसकी शैडो है। एंड गाइस मैं ये बोल सकता हूँ, अगर मैं पानी की तरह इमेजिन करता हूँ, अगर मैं इलेक्ट्रिक लाइंस को इफ आई इमेजिन इट लाइक वाटर, पानी फ्लो कर रहा है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 1 सेकंड के अंदर जितना पानी इसके थ्रू फ्लो करेगा उतना ही पानी आगे जाके इसके थ्रू, और मुझे इसके थ्रू तो कितना फ्लक्स निकल रहा है वो निकालना आता है, क्योंकि पुरानी डेफिनेशन की वजह से। तो फिर अगर मुझे पता है कि इसके थ्रू फ्लक्स कितना निकल रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि सेमी फ्लक्स इसके थ्रू भी निकल रहा होगा। तो मैंने क्या करा कि इसका एरिया निकालने की कोशिश करी कि शैडो का एरिया कितना है, और शैडो की एरिया के लिए यहाँ पे गाइस अगर मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने इसको रख दिया। एंड लेट से इन दोनों के बीच का जो एंगल आ रहा है यहाँ पे, ये एंगल इज थीटा। तो मैं बोल सकता हूँ जैसे लाइन की प्रोजेक्शन होती है, एक लाइन है एल लेंथ की, उसकी किसी और लाइन का प्रोजेक्शन अगर थीटा होता है एंगल, तो वो हो जाता है एल कॉस थीटा। यहाँ पे एरिया का प्रोजेक्शन हो जाएगा गाइस, एरिया का प्रोजेक्शन हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा ए कॉस थीटा। ऑलराइट, तो इसका प्रोजेक्शन एरिया आ गया। और मुझे पता है कि अगर अब ये जो फ्लैट सर्फेस, अब यहाँ पे वापस आते हैं, इसका एरिया ए कॉस थीटा है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो जो इसकी प्रोजेक्शन के थ्रू फ्लक्स आएगा वो हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, एंड अगेन ये कॉस थीटा हो जाएगा। तो यही तो फ्लक्स थ्रू दिस एरिया है ना, कि अगर इसको बोल देता हूँ कि ये सरफेस ऐसे और ये इसकी प्रोजेक्शन पी है, तो ये फ्लक्स थ्रू दी प्रोजेक्शन है, एंड यही फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस ऐसे। तो ये हमारा आंसर आ गया कि अगर यहाँ पे कुछ ऐसा है कि इंक्लाइंड है थीटा एंगल पे विद दी परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो फिर वो ई ए कॉस थीटा होता है। बट गाइस हम थोड़ा सा और बेटर वे में करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, ठीक है ये रिजल्ट तो आ गया है, बट इसको थोड़ा सा और बेटर कैसे कर सकते हैं। तो हम एक नई चीज डिफाइन करते हैं यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं एरिया वेक्टर। अब बोलोगे भैया एरिया तो हमेशा स्केलर था, ये वेक्टर की बात कैसे कर रहे हैं, तो अब देखते हैं। हम एक नया वेक्टर डिफाइन करते हैं, एरिया वेक्टर, जो बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है। कि अगर कोई एक एरिया है, तो एक वेक्टर जो एरिया वेक्टर होता है वो उसके परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने कोई एक रैंडम सरफेस ले लिया है एस, तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो पहली जो चीज है कि दिस एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू, एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यहाँ पे बोल सकता हूँ ना कि अगर वेक्टर होती है उसकी डायरेक्शन होती है, तो ए कैप इज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। सिमिलरली अब इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो मैग्नीट्यूड हमने ऐसा वो करा है, इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज एक्चुअली द एरिया ऑफ द सरफेस। तो भाई अमेजिंग सी बात है, अगर ध्यान देखोगे कि एरिया वेक्टर अगर मैं किसी भी सरफेस का बता देता हूँ, तो मैं उस सरफेस के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन बताता हूँ कि उसका एरिया कितना है और उसकी ओरिएंटेशन क्या है स्पेस के अंदर। क्योंकि गाइस अगर मैंने बोल दिया ऐसे रैंडमली बोल दिया कि यार ये किसी एक सरफेस का एरिया वेक्टर है, ठीक है, इसकी लेंथ 10 यूनिट्स है और ये राइट को है, तो मुझे पता लग जाएगा कि फिर ये एक सरफेस यहाँ पे कुछ होगी ऐसी जो इसके परपेंडिकुलर होगी और जिसका खुद का एरिया 10 यूनिट्स का होगा, जिसका एरिया 10 यूनिट्स का होगा। ऑलराइट, तो आई होप यू गेट दिस पॉइंट कि यहाँ पे एक सरफेस ले ली और एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं एरिया वेक्टर डिफाइन कर देता हूँ, तो ये वाला जो केस मैं कर रहा था, उस उस सरफेस का एरिया वेक्टर तो ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर। एंड गाइस अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखता हूँ, कोई भी एक इलेक्ट्रिक लाइन पकड़ के यहाँ पे उसके साथ में प्लेस कर देते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, तो अगर ये वाला एंगल, इसका ये वाला एंगल यहाँ पे थीटा था, तो आई होप ये आप लोग ज्योमेट्री से जज कर पा रहे हैं कि ये भी एंगल थीटा है। तो जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है और मेरा जो एरिया वेक्टर है उनके बीच में एंगल थीटा है। और फिर ये जो आंसर आ रहा है फ्लक्स का वो आ रहा है ई ए कॉस थीटा। और हमें पता है कि अगर मैं दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ वो भी ऐसे ही आता है। तो इससे मेरे पास अमेजिंग रिजल्ट क्या आ रहा है गाइस, कि अगर मैं इसी सिचुएशन को कॉपी करके ले जाता हूँ, क्या क्या चीजें, कि फर्स्ट कंडीशन कि इफ ई इज यूनिफॉर्म,
area is flat, and the third is the angle between the electric field vector and area vector is theta, तो हम बोल सकते हैं कि जो फ्लक्स होगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स होगा, इस पूरी चीज को यहाँ पे कंपाइल करके लिख देते हैं। दिस इंप्लाइज फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस को नाम देते हैं S, तो फ्लक्स थ्रू S इज E डॉट A डॉट प्रोडक्ट व्हिच इज E A cos थीटा, एक स्केलर क्वांटिटी है फ्लक्स। तो गाइस ये चीजें हमें याद रखनी है कि फ्लक्स की अब डेफिनेशन हो गई है E डॉट A, बट किन कंडीशंस के अंदर कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, एरिया फ्लैट। तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर है। पकड़ के कुचल दिया और फिर बहुत अनइवन सी सरफेस हो गई है कागज की, ठीक है। या फिर तुमने रुमाल को ऐसे पकड़ के कहीं ऐसे फैला के थोड़ा रैंडम शेप अलग 2-3 सरफेसेस पे जा रहा है, तो फिर वो शेप उसकी रैंडम हो गई है। तो अब फिर से हम ये करेंगे, देखो हमने फ्लैट के, अब हमने ऑलमोस्ट आधा काम कर दिया कि हमने फ्लैट सरफेस यूनिफॉर्म फील्ड के लिए निकाल दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो पूरी वो है सरफेस, इसको बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स में बांट सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक एलिमेंट ले लिया, यहाँ पे एक एलिमेंट ले लिया, जैसे बहुत सारे एलिमेंट्स में तोड़ लिया गया। यहाँ पे ये वाला कलर ज्यादा विजिबल है दूसरे में, ठीक है। तो इस पूरी सरफेस को बहुत सारे एलिमेंट्स में तोड़ दिया, एंड हमने एलिमेंट इतना छोटा ले लिया कि यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ, एक एलिमेंट की बात करता हूँ, तो मैंने एलिमेंट इतना छोटा ले लिया यहाँ पे कि एलिमेंट्स ऑलमोस्ट फ्लैट मान सकता हूँ। कि मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि वी डिवाइड दी surface, the uneven surface, into very small elements, इस एलिमेंट अगर मैं लेता हूं तो उसको ऑलमोस्ट, क्योंकि इतना छोटा है कि क्या उसमें कर्वेचर की बात क्या करें, बहुत ही छोटा है, मतलब अगेन नेग्लिजिबली स्मॉल एलिमेंट अगर मैं लूंगा तो मैं बोल सकता हूँ कि वी कैन डिवाइड दी uneven surface into very small elements such that each element can be considered flat। एंड गाइस इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी तो कर रही है, बट अगर मैं एक बहुत छोटे से रीजन की बात करूंगा तो बहुत छोटे से रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही होगी स्पेस के अंदर, बट बहुत छोटे से रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही रहेगी, तो मैं बोल सकता हूँ कि एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी कंसिडर्ड ऑलमोस्ट uniform across the element, uniform across the element, because its size is very small। इतना छोटा साइज है कि उसके अंदर क्या ही कंसिडरेबल वेरिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएगा। और अगर मैं ये बोल पा रहा हूं तो मैं इसके ऊपर कॉपी करके यहाँ पे जाता हूँ। तो वैसे फिर तुम्हें एक छोटा सा पैच है, इसको अलग से ड्रॉ करके देखते हैं। यहाँ पे ये जो छोटा सा मैंने यहाँ पे पैच है, इसको मैग्नीफाई कर लिया, और यहाँ पे जो एरिया वेक्टर है इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा ये, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है लेट्स से वो यहाँ पे इस रीजन में, यहाँ पे कहीं पे भी हो सकती है, बट यहाँ पे इस रीजन। तो सिर्फ अगर मेरे को लिखना हो कि इस एलिमेंट के थ्रू एक बहुत ही छोटा सा अमाउंट ऑफ फ्लक्स की d5, दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस एलिमेंट। तो ये तो फ्लैट ही हो गया ना ऑलमोस्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म हो गई ना ऑलमोस्ट, तो इसके लिए मैंने एरिया वेक्टर डिफाइन कर दिया था, ये डी ए वेक्टर।
तो इस पुरानी जो डेफिनेशन थी हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लैट एरिया के लिए, उसको यूज कर सकते हैं, और उसको यूज करके मैं इस एलिमेंट के थ्रू फ्लक्स लिख सकता हूँ एटलीस्ट E डॉट डी। और एक बार मेरे एक एलिमेंट के अक्रॉस फ्लक्स निकल गया गाइस, तो फ्लक्स तो एक स्केलर क्वांटिटी है ना, तो अगर पूरी सरफेस के थ्रू मुझे देखना है तो मैं हर एलिमेंट के थ्रू फ्लक्स निकाल लूंगा, और सारे एलिमेंट्स के थ्रू जो फ्लक्स आएगा उसको ऐड कर दूंगा, मतलब इंटीग्रेट कर दूंगा, और मैं बोल दूंगा कि फ्लक्स द नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी ए। और यहाँ पे मैं इसको बोल रहा हूँ, ये एस लगा देते हैं इस इंटीग्रल के नीचे, कुछ वो नहीं है, बस बोल रहे हैं कि ये जो हम एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं, जो इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज ओवर अ सरफेस, एक सरफेस पे मूव करते करते हम फ्लक्स की जो वैल्यूज आ रही है बात करते हैं। सो दिस इज अ जनरल डेफिनेशन कि कोई भी चीज हमने कोई स्पेशल नहीं ली, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी कर रही है, एरिया भी वो कर रहा है, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। तो यू हैव टू मेमोराइज दिस फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आया दैट इज इंटीग्रल ई डॉट डी ए ओवर अ सरफेस, ये चीज। तो यही अगेन द थॉट कि हम एलिमेंट्स में ब्रेक करके सारी चीजें कर सकते हैं, उसी ने हमें एनेबल कराएगा इस चीज को वो करने में। ओके, सो दिस इज अगेन, मैं सारी चीजें लिख रहे हूँ कि दिस इज अगेन समथिंग वी हैव टू मेमोराइज एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड। दोनों चीजें करनी है। जब मैं मेमोराइज बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि अंडरस्टैंड नहीं करना, यू हैव टू अंडरस्टैंड एज वेल एज मेमोराइज, दोनों चीजें करनी है। ठीक है guys? तो अब हम दो टाइप के एरियाज लेते हैं बिफोर वी मूव ऑन आगे। हम अपने सारे एरियाज को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो एक तो हमारा होता है ओपन एरिया। ओपन एरिया जैसे तुम्हारा कागज का पीस हो गया या रुमाल हो गया, ये सारी चीजें, ये ओपन एरिया होगा। ठीक है, अब तुम्हारे पास अगर एक डब्बा है, एक बॉक्स है, एक कार्टन पड़ा है, ठीक है, कार्टन के जो कार्टन की बाहर वाली सरफेस है वो एक क्लोज्ड सरफेस बना रही है। ठीक है, तो दो टाइप की सरफेस। देखो यहाँ पे क्लियर है कि ओपन सर्फेसेस यूनिवर्स को दो हाफ्स में नहीं डिवाइड करती है, बट ये जो क्लोज सरफेस है यहाँ पे तो क्लियर कट दिख रहा है ना, इसकी ये चीज यूनिवर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करके, एक तो यहाँ पे ये इसके अंदर का एक वॉल्यूम हो गया और एक इसके बाहर का वॉल्यूम हो गया। तो ये जो क्लोज सर्फेसेस हैं दे डिवाइड द यूनिवर्स इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, एक तो देयर आर टू पार्ट्स टू इज द सरफेस डिवाइड्स द यूनिवर्स, ये क्लोज्ड सरफेस, सॉरी, क्लोज सरफेस डिवाइड्स द यूनिवर्स into two parts. One is the volume inside, कि अंदर वाली वॉल्यूम अलग हो जाएगी, और फिर दूसरा इज द वॉल्यूम आउटसाइड। तो दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करा है, तो इसलिए हमने दो अलग अलग टाइप की सरफेस बोल दी है। एक जो कुछ नहीं कर रही है, बस फ्लैट है, कुछ पड़ी हुई है, बेबी है, किसी चीज को, कुछ वॉल्यूम को एनक्लोज नहीं कर रही है। The closed surface is basically always enclosing a volume, enclosing a volume. अब गाइस हमने यहाँ पे क्या करा है कि देखो जो ओपन एरियाज है उसके लिए तो हम कोई वो ऐसे नहीं करते हैं कि यहाँ पे देखो अब एरिया वेक्टर कोई बोल सकता है वे यहाँ पे इसको एरिया वेक्टर लेना है या इसको इसको एरिया वेक्टर लेना है, दोनों लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर है इस डायरेक्शन वाले, क्योंकि दो परपेंडिकुलर वेक्टर हो सकते हैं ना सर्विस के, एक लेफ्ट या राइट, कौन सा लेना है, तो यू कैन चूज आइदर वन अपनी सहूलियत के हिसाब से। मैं जब वो कर रहा हूँ, जैसे अगर मुझे फ्लक्स निकालना हो तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैं इन दोनों में से कौन सा चूज करना वाला ना, ये हो, क्योंकि मैं ये वाला एंगल फिर अक्यूट ले लूंगा, अक्यूट एंगल्स में काम करना मुझे पसंद है। तो आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, बट यहाँ पे एक स्पेसिफिकेशन है क्लोज सर्फेसिस के केस में। क्लोज सर्फेसिस के केस में अब यहाँ पे जो दो एरिया वेक्टर है वो सेम नहीं है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एरिया वेक्टर इस सरफेस पे देखता हूँ, इस वाले पे, तो इसका एरिया वेक्टर या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, बाहर की तरफ अंदर की तरफ। तो ये तो अलग अलग है, एक एरिया वेक्टर इसकी एक अंदर वॉल्यूम की तरफ पॉइंट कर रहा है और एक इसके बाहर वाली वॉल्यूम की तरफ पॉइंट कर रहा है, और जब भी ऐसा होता है तो हम इसको कंसिडर नहीं करते हैं, एंड बाहर की तरफ जो पॉइंट कर रहा होता है उसको कंसिडर। तो आई होप गाइज ये भी चीज क्लियर है कि जो क्लोज सर्फेसेस हैं उसके अंदर एरिया वेक्टर हम वही लेते हैं जो बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा हो। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लिख देते हैं कि बाय कन्वेंशन the area vector
फॉर अ क्लोज्ड सरफेस, एक क्लोज सरफेस के लिए एरिया वेक्टर फॉर क्लोज सरफेस पॉइंट्स टू द वॉल्यूम या पॉइंट्स टूवर्ड्स द वॉल्यूम आउटसाइड द सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे ये कन्वेंशन सेट हो जाती है। ऑलराइट गाइस, तो हमें ये चीजों का ध्यान देना है और इसकी वजह से फिर यहाँ पे एक अमेजिंग सी चीज हो जाएगी कि लेट से मैं यहाँ पे कुछ यही बॉक्स ले लेता हूँ गाइस, ऐसा कुछ बॉक्स है मेरे पास। एंड फिर मेरे को देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब, अब इसके अंदर फ्लक्स एंटर, देखो जब एक क्लोज वॉल्यूम है तो जब फील्ड लाइंस एंटर कर रहे होंगे तो बोलेंगे वो इस वॉल्यूम को एंटर कर रही है, और फील्ड लाइंस जब बाहर निकल रही होंगी तो बोलेंगे वॉल्यूम को बाहर निकल रही है। तो अगर मेरे पास ऐसा कुछ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नीचे की तरफ है और ये सरफेस वन है, ऊपर वाली जो सरफेस है इसकी बात मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेट से ऐसी। तो गाइस यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि इसका जो एरिया वेक्टर होगा, इसका जो खुद का एरिया वेक्टर होगा वो तो ऊपर की तरफ होगा ना, और इन दोनों के बीच में फिर एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्रीज का, इलेक्ट्रिक फील्ड और वो। तो यहाँ पे जब जब भी मैं बोलता हूँ कि व्हेन एवर देयर फ्लक्स इज इन, इन मतलब कि अंदर की तरफ जा रहा है, वॉल्यूम के अंदर की तरफ जा रहा है, तो दैट विल बी नेगेटिव। तो अब मैं उल्टा सोच सकता हूँ कि अगर मेरा फ्लक्स नेगेटिव आ रहा है कभी भी मैथमेटिकली सॉल्व करने पे, तो मतलब फील्ड लाइंस वॉल्यूम को एंटर कर, और अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ अगर ये फील्ड लाइंस बाहर निकल, तो गाइस ये जो बॉटम वाली सरफेस है इसकी, तो यहाँ पे फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं और इसका जो एरिया वेक्टर है वो भी नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे तो इन दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल हो गया और जो फ्लक्स आएगा वो पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे जब भी किसी सरफेस के थ्रू, क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स बाहर निकलता है तो फ्लक्स आउट इज ऑलवेज पॉजिटिव, बाहर निकलेगा तो फ्लक्स विल बी पॉजिटिव बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हमने एरिया वेक्टर ऐसे डिफाइन करा है। तो यहाँ पे हम सोच सकते हैं कि negative flux means flux is entering inside the volume and positive flux means flux is getting out of the volume, all right? And this is only, ये पूरा discussion is valid for closed surface। all right guys, तो अब यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा फ्लक्स के बारे में डिटेल में कुछ प्रॉब्लम्स करने की कोशिश करें। एक सिलेंडर है मेरे पास एंड यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर की डायरेक्शन पर, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि देयर इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आउट द स्पेस। नीचे ही नहीं ऊपर भी है, ऐसा नहीं है कि बस मैंने नीचे लाइंस ड्रॉ कर दिया तो नीचे ही है, इट इज एवरीवेयर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैं पूरे ड्रॉ करने लगूंगा तो मेरा पूरी लाइफ ऐसे में निकल जाएगी, तो ऊपर भी है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर, ऑलराइट। स्पेस बना के अभी, ठीक है, तो हर जगह है इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म, राइट को भी, लेफ्ट को भी, ऊपर भी, नीचे भी। तो गाइस यहाँ पे अगर मुझे देखना हो इसके थ्रू व्हाट इज दी, और हमसे क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज दी टोटल फ्लक्स थ्रू द वॉल्यूम, व्हाट इज दी फाइंड द टोटल फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। तो पहले सिलेंडर को पकड़ के इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि इस पूरे सिलेंडर को गाइस मैं 3 अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। एक तो मेरा ये वाला पार्ट हो गया ऊपर वाली सरफेस, इसको बोल देते हैं सरफेस 1। एक मेरी नीचे वाली सरफेस हो गई, ये फ्लैट सरफेस 2, और एक गाइस ये कर्व्ड वाली सरफेस हो गई, इसको बोलते हैं सरफेस। और तीनों के लिए देखते हैं कि कितना फ्लक्स है, ऑलराइट। तो सबसे पहले बात करते हैं सरफेस, सॉरी उल्टा कर लेते हैं यहाँ पे, सरफेस 1 की बात करते हैं पहले, ठीक है, कि सरफेस 1 के लिए अगर सरफेस 1 का अगर मैं ध्यान देता हूँ, सरफेस 1 का इलेक्ट्रिक जो एरिया वेक्टर है वो ऊपर की तरफ पॉइंट करेगा, क्योंकि ये वॉल्यूम है ना, इसके अंदर वाली वॉल्यूम इज द वॉल्यूम एनक्लोज्ड, इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर को है, तो इन दोनों के बीच में एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 0, तो मैं लिख सकता हूँ दैट विल बी ई टाइम्स इसका एरिया पाई आर स्क्वायर बट विद द प्लस साइन। और ये भी देख सकते हैं क्योंकि बाहर को निकल रहा है तो इसलिए पॉजिटिव है।
ठीक है। सिमिलरली अगर मैं फ्लक्स थ्रू सरफेस 2 देखता हूँ, तो फिर यहाँ पे क्या है कि इसका एरिया वेक्टर जो नीचे वाली सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर नीचे को है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर को है, तो इनके बीच में कितना एंगल होगा, ई इंटू पाई आर स्क्वायर, और कॉस ऑफ 0 की जगह हो जाएगा कॉस ऑफ 180, विच विल बी माइनस ई इंटू पाई आर स्क्वायर। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस यहाँ पे इस सरफेस से फ्लक्स इस वॉल्यूम को एंटर कर रहा है, फ्लक्स एंटर करेगा तो फिर फ्लक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव ही आता है। और अब लास्ट बात करते हैं इस फ्लक्स थ्रू 3 जो कर्व्ड सरफेस है। अब मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ एंड ट्राई टू इमेजिन दिस, ये जो कर्व्ड सरफेस है गाइस, एंड ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, कैन यू इमेजिन कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो इसको काट के जा ही नहीं रही ना, इसके पैरेलली रन कर रही है, तो देयर इज नो, सो देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इसकी कर्व्ड सरफेस को कट कर रही है, तो हम बोल सकते हैं कि देयर इज नो फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज 0, मैं बोल सकता हूँ कि फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस, फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस, या फिर कलर चेंज कर लेते हैं कि फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस is 0 as electric field lines are parallel to the surface, parallel to the surface. So there is no electric field line which is cutting across. तो फिर गाइस यहाँ पे क्योंकि हम स्पेस से रन आउट कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे फाइनल को कर रहा हूँ, दिस इज द फाइनल कैलकुलेशन। सो जो टोटल फ्लक्स हो जाएगा दैट विल बी φ1 प्लस φ2, क्योंकि फ्लक्स तो स्केलर है, ऐड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा प्लस ई इंटू पाई आर स्क्वायर, और फिर आ जाएगा माइनस ई इंटू पाई आर स्क्वायर, और ये वैल्यू आ जाएगी 0, क्योंकि φ3 तो 0 ही था। तो जो नेट फ्लक्स है इस पूरे सिलेंडर के थ्रू वो 0 है। एंड अगर मैं इसको लिक्विड की तरह इमेजिन करता हूँ इसकी, कितना फ्लूइड इसके थ्रू एग्जिट कर रहा है, एंटर कर रहा है, तो जितना फ्लूइड एंटर कर रहा है, जितनी फील्ड लाइंस एंटर कर रही थी, उतनी ही फील्ड लाइंस बाहर को निकल रही हैं, ऐसा सोच सकते हैं, जितना, क्योंकि यूनिफॉर्म है। अगर हम सोचते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, तो ऊपर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उतनी ही नीचे इलेक्ट्रिक लाइंस है, तो जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस इसको एंटर कर रही है क्लोज वॉल्यूम को, उतनी ही फील्ड लाइंस इसको एग्जिट कर रही है, तो हम बोल सकते हैं कि द नेट फ्लक्स इज 0, कि ओवरऑल नेट फ्लूइड 0 है इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज द गोल। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन करते हैं कि अब वही सेम सिलेंडर है बट इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे की तरफ नहीं है, लेफ्ट से राइट की तरफ है, लेफ्ट से राइट की तरफ, और हमें बताना है कि नेट फ्लक्स कितना है। तो यहाँ पे गाइस मैं फिर से बोल सकता हूँ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है, तो जितना फ्लक्स एंटर करेगा, जैसे मैं इसको दो पार्ट्स में तोड़ूंगा, ये जो सिलेंडर है यहाँ पे, अब यहाँ पे थोड़ा सा विजुअलाइजेशन पावर चाहिए होगी गाइस यहाँ पे, कि मैं इसको दो हाफ्स में तोड़ता हूँ, एक लेफ्ट हाफ और एक राइट, और एक, तो इफ आई ब्रेक इट इनटू टू हाफ्स, दो में, इसको मैग्नीफाई कर लेते हैं, तो गाइस कैन आई से दैट कि इसका जो लेफ्ट हाफ है, इसको कुछ यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला जो इतना पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे, और एक तो लेफ्ट वाला जो हाफ है इसको कहते हैं लेफ्ट हाफ, एंड दिस इज द राइट हाफ। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इसके थ्रू, लेफ्ट हाफ के थ्रू फ्लक्स एंटर कर रहा है, फ्लक्स इज एंटरिंग, एंड फिर मैं बोल सकता हूँ कि राइट हाफ के थ्रू फ्लक्स इज एग्जिटिंग, कि जितना एंटर कर रहा है उतना एग्जिट कर रहा होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म है। तो जितनी फील्ड लाइंस यहाँ पे आपको दिख रही है स्पेस के अंदर, फील्ड यूनिफॉर्म है, तो इसके राइट साइड में भी उतनी ही फील्ड लाइन होगी, तो जितना लिक्विड एंटर करा, अगर मैं लिक्विड की वे में देखता हूँ, उतना लिक्विड एग्जिट भी कर गया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि नेट फ्लक्स कितना आ जाएगा, तो नेट फ्लक्स, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स through this is 0. There is no net electric flux. Alright. कि लेफ्ट हाफ से जितना एंटर करा उतना ही, कि the amount of flux entering to the right half, amount of flux लिक्विड की तरह इमेजिन करेंगे, बहुत इजी हो जाएगा। तो
amount of flux entering through left is equal to amount of flux exiting from right, तो इसलिए 0। तो आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है गाइज, आई होप ये फ्लक्स को थोड़ा लिक्विड की तरह ट्रीट करना हमें क्लियर हो पा रहा है। ठीक है, तो गाइज एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड जब नॉन यूनिफॉर्म है स्पेस के अंदर तो कितना फ्लक्स है। तो हमें एक क्यूब दे रखा है यहाँ पे, मैं इसको मैग्नीफाई कर देता हूँ, और ये क्यूब है और इसके थ्रू हमें फ्लक्स बताना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी ऐसी हैं कुछ, ई नॉट 1+x/a, तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। और अब मुझे निकालना है कि इसके थ्रू फ्लक्स कितना है। तो सबसे पहले तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है उस पर फोकस करते हैं, आई क्या है। तो जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है गाइस, तो यहाँ पे लिखते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने लगता हूँ तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है गाइस, तो जैसे ये वाले एरिया होगा, जैसे यहाँ पे ये वाला ऊपर वाला एरिया होगा, या फिर ये नीचे वाला एरिया होगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो फिर एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना, तो वो तो इस सरफेस के पैरेलल होगी। तो ये जो ऊपर और नीचे वाले एरिया हैं उनके साथ क्या होगा, थिंक अबाउट दिस। लेट मी जस्ट कॉपी इसको मल्टीपल टाइम्स करके कॉपी। ठीक है, यहाँ पे भी। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर मैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पैरेलल है, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ अगर ऐसी है, इस सरफेस के पैरेलल फ्लो कर रही है, तो फिर तो गाइस इसके थ्रू तो कोई फ्लक्स नहीं है। सिमिलरली जो नीचे वाली सरफेस है, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके थ्रू भी कोई लाइन कट करके नहीं जा रही है, तो मतलब फ्लक्स नहीं है। तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ कि ऊपर नीचे वाली जो दो सरफेसेस हैं उनके अक्रॉस फ्लक्स नहीं होगा। ठीक है, कि देयर इज नो फ्लक्स थ्रू दीज टू सरफेसेस, देयर इज नो flux through these surfaces। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा फंडेबाजी लगाता हूँ, अरे यहाँ पे एक एज गायब हो गई है तो उसको वापस ले आते हैं। ऑलराइट गाइस, ठीक है, तो अगर इसकी बात हो गई है तो यहाँ पे मैं इन दो सरफेस की बात करना चाह रहा हूँ, जो सबसे फ्रंट वाली सरफेस है और जो सबसे बैक वाली सरफेस है। अब इनकी अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे फ्रंट और बैक वाली सरफेसेस की, तो गाइस कैन यू सी कि अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यहाँ पे भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो फिर इन जो फ्रंट बैक वाली सरफेसेस हैं उनके थ्रू भी कोई फ्लक्स नहीं है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि देयर इज नो फ्लक्स थ्रू दीज टू सरफेसेस। तो फिर क्या हुआ, फिर फ्लक्स है ही नहीं क्या, कुछ भी है ना। देयर आर टू सरफेसेस व्हिच आर परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक लाइन, और वो देखो, लेट मी जस्ट अगेन कॉपी दिस। तो मेरे पास दो ऐसी सरफेसेस अभी भी हैं लेट मी जस्ट कंप्लीट दिस। ये वाली दो सरफेसेस गाइस, और इनको मैं अलग कलर से बताता हूँ, व्हाइट से यहाँ पे कहते हैं। ये वाली जो सरफेस है, जो लेफ्ट वाली सरफेस है और जो राइट वाली सरफेस है, इनके थ्रू फ्लक्स आएगा। तो इनको देयर विल बी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनके परपेंडिकुलर है। इफ यू लुक एट दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू दिस। मैं यहाँ पे इनको कुछ नाम देता हूँ, लेट्स कॉल लेफ्ट वाली को 1 और जो राइट वाली सरफेस उसको 2 बोल देता हूँ। और
एक्स वाली के लिए मैं पहले बोलता हूँ कि देखो, एक्स वाली के लिए क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो फॉर सरफेस 1, 2 मिनट, पहले तो सरफेस 1 की बात करते हैं कि फॉर सरफेस 1 एक्स कोऑर्डिनेट है 0 क्योंकि ये वाई जेड प्लेन के अंदर लाई कर रही है, तो इसके लिए हर पॉइंट पे एक्स 0 है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वाज ई नॉट 1 प्लस एक्स बाई ए आई कैप। तो यहाँ पे इसकी लोकेशन पे क्योंकि एक्स इज इक्वल टू 0 है हर जगह, तो हो जाएगा ई नॉट आई। एंड गाइस फिर तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इसकी पूरे मतलब ये जो पूरी प्लेन है इसकी लोकेशन पे कांस्टेंट वैल्यू हो गई है ई नॉट, वो नहीं चेंज कर रही है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि इसका जो एरिया है वो ए स्क्वायर है और इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इसके सारे पॉइंट्स पे सेम है, जो ये पूरे पॉइंट्स है यहाँ पे। लेट मी जस्ट इसको हटा देता हूँ एक बार 2 मिनट के लिए जिस दिखाने के लिए कि ये जो सारे पॉइंट्स जो मैंने व्हाइट पे यहाँ पे शेड कर रखे हैं, वो वाले सारे पॉइंट्स पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी कांस्टेंट वैल्यू है ई नॉट और इसका एरिया है ए स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि यार फिर तो जो फ्लक्स आ जाएगा थ्रू सरफेस 1 दैट विल बी इक्वल टू माइनस ई नॉट ए स्क्वायर। माइनस क्यों? क्योंकि वो फ्लक्स एंटर कर रहा है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं वो इस वॉल्यूम को एंटर कर रही हैं, राइट। या फिर ये भी बोल सकता हूँ कि इसका एरिया वेक्टर लेफ्ट को होता है, इसका एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस राइट को है, तो एंगल 180 है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में, तो इसलिए नेगेटिव फ्लक्स। एनी वे यू इंटरप्रेट, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फॉर सरफेस 2। तो सरफेस 2 की बात करते हैं, इस पे सरफेस 1 की शीट को हटा देते हैं यहाँ पे एंड सरफेस 2 की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं। तो यहाँ वाले सारे पॉइंट्स के लिए एक चीज और फिक्स है कि ये x इज इक्वल टू ए है और इस प्लेन के ऊपर हर पॉइंट के लिए x की वैल्यू a ही है। तो मैं बोल सकता हूँ कि फॉर सरफेस 2 ऑल पॉइंट्स हैव x इज इक्वल टू a। फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हो जाएगी दैट विल बी ई नॉट 1 प्लस एक्स की जगह a बाय ए आई कैप और वो आ जाएगा 2 ई नॉट, 2 ई नॉट आई कैप। तो जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई है वो इस यहाँ पे हर पॉइंट के लिए 2 ई नॉट हो गई है, बट कांस्टेंट है फॉर ऑल द पॉइंट्स। जो सारे पॉइंट्स है यहाँ पे सरफेस 2 पे उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, 2 ई नॉट है। तो यहाँ पे मैं फिर से बोल सकता हूँ कि जो फिर फ्लक्स आ जाएगा इस सरफेस के लिए वो आ जाएगा 2 ई नॉट और उसका एरिया ए स्क्वायर। और यहाँ पे मैं गाइस क्यों बोल रहा हूँ कि पॉजिटिव आ रहा है प्लस, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर को निकल रही है क्योंकि राइट की तरफ डायरेक्शन, और यहाँ पे एरिया वेक्टर भी राइट को है। ऑलराइट, तो इसीलिए व्हाट वी हैव इज कि पॉजिटिव फ्लक्स, या फ्लक्स बाहर निकल रहा है, सिंपल एज दैट। तो मेरे पास गाइस अब टोटल फ्लक्स बताना है थ्रू द क्यूब, तो क्या हो जाएगा? क्योंकि फ्लक्स तो एक स्केलर क्वांटिटी, ऐड कर दो हर सरफेस के क्रॉस फ्लक्स निकाल के ऐड कर, तो आ जाएगा माइनस ई नॉट ए स्क्वायर प्लस 2 ई नॉट ए स्क्वायर गिविंग यू ई नॉट ए स्क्वायर। दैट इज द आंसर। ऑलराइट, दिस इज माय फाइनल आंसर। दिस इज द टोटल फ्लक्स ई नॉट ए स्क्वायर। गाइस आई होप ये सारी चीजें क्लियर है यहाँ पे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर हमें फ्लक्स निकालना नहीं आएगा तो फिर हम आगे जाके गॉस लॉ बढ़िया से नहीं लगा पाएंगे। तो आई विल रेकमेंड कि इस लेक्चर को आप बढ़िया से करिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आगे जाके हमें और भी चीजें पढ़नी है, फ्लक्स रिलेटेड, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो ये चीज हमें और भी बहुत सारी चीजों का पर्सपेक्टिव देती है, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिक्विड की तरह ट्रीट कर रहा हूँ इसको, तो लिक्विड वाले पर्सपेक्टिव से ट्रीट करोगे तो और अमेजिंग फीलिंग आएगी इस कोर्स में। तो आई रिकमेंड कि अगर कोई दिक्कत है तो यू वॉच दिस अगेन। इसके रिगार्डिंग जो ट्यूटोरियल क्लास होगी वो भी लगाइए, वहां पे प्रॉब्लम सॉल्व होंगी तो और क्लैरिटी होगी। विदाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग आप कुछ मतलब ठीक है समझ आ जाता है, कहानी आती है, अच्छी होती है, बट जब तक हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे तब तक कोई फायदा नहीं। इसके रिगार्डिंग जो ट्यूटोरियल क्लास है वो भी लगाइए। एंड गाइस, बेस्ट ऑफ लक एंड हैप्पी लर्निंग।